हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आप सभी का स्वागत है बेटा हमारे इस चैनल में फिजिक्स समझकर। और इस चैनल में बेटा आज हम 11th क्लास की फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं और 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और बहुत ही आपको ध्यान से समझना है कि ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है बेटा ना। ग्रेविटेशन बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं, चैप्टर को समझते हैं ज़रा। और बहुत ध्यान समझिएगा, चैप्टर बहुत कमाल का है, फिजिक्स में सबसे ज़बरदस्त चैप्टर है ये ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि नेचर है हमारा, और नेचर यानी पूरा यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स में पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं बेटा फोर्स पर टिका है। ठीक है, हमने अभी 11th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट के बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, कहीं ना कहीं बात चल रही है फोर्सेस की। यानी अगर मोशन होता है तो भी फोर्स चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को रोकना होता है तो भी फोर्स चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स जो है वो फंडामेंटल नेचर यानी कह सकते हैं कि फोर्सेस के बिना अधूरा है। ठीक है, फोर्सेस चाहिए भाई यहाँ पर। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि भाई नेचर में कम से कम एटलीस्ट 4 फंडामेंटल नेचर के फोर्स पाए जाते हैं, यानी 4 फोर्स पाए जाते हैं किसमें बेटा, नेचर में। फंडामेंटली फोर्स पाए जाते हैं। फंडामेंटल का मतलब ये है कि इनिशियली ये पाए जाते हैं, उसके बाद इनसे मिला करके बहुत सारे फोर्स बनाए जा सकते हैं या बनते भी हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन समझते हैं और बढ़ते हैं। आज क्या क्या समझेंगे, आज ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे, डिफाइन समझेंगे, ग्रेविटेशन होता क्या है ये समझेंगे, और एक लॉ पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने डिस्कवर किया था। और धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए आइए जानते हैं किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। मैं डेफिनेशन लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको नोट्स जो है बेटे अच्छे से बन जाएँ। ठीक है, नोट्स भी आप लोग बना सकें, तो दिक्कत नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, समझिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो। चलिए पहला प्यारे बच्चों जानते हैं डिफाइन के बारे में। बहुत अच्छे से समझिएगा कि डिफाइन यहाँ पर क्या होती है। न्यूटन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया ये जान लेते हैं पहले, है ना। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। ठीक है बेटे, इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था और न्यूटन ने 1667 में इसको 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक है बेटे, 1665 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये वाली बात। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया इन दिस यूनिवर्स, अब डेफिनेशन है बेटा, है ना। इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, एवरीबॉडी ठीक है अट्रैक्ट, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स टू अनदर बॉडी, ठीक है, बाय ए फोर्स। तो न्यूटन ने देखा और न्यूटन ने बहुत अच्छे से बताया कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है बेटे, पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी यानी एवरी बॉडी प्रत्येक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स से करती है, और उस फोर्स का नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। ठीक है, ये मैंने लिखा इन दिस यूनिवर्स। आपके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे से और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, हमने लिखा कि इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, ध्यान समझना बेटा ना, क्योंकि भाई ध्यान समझने की ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, किस तरह से प्लैनेट है, सन है, सैटेलाइट है, मोशन करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। कहीं ना कहीं आपकी ये फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाएगा। हमारी अर्थ कैसी होती है, मोशन कैसे करती है, ठीक है बेटे, और ये फोर्स क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ सरफेस से थ्रो कर देते वापस नहीं आ रहा है तो कौन सी स्पीड से उसको थ्रो करें, तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए आते हैं बैक पर। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि इस यूनिवर्स में एवरी बॉडी है, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, उसको हम कहते हैं क्या बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसकी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं आप लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन फोर्स। हम पढ़ते हैं कि भाई ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन किस प्रकार का फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है, इन द यूनिवर्स। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इन द यूनिवर्स। यानी अब आपको फिर से याद रखना है कि ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो कहाँ लगता है, दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। आपको क्लियरली याद रखना है कि ग्रेविटेशन जो होता है ओनली एप्लीकेबल है टू बॉडीज़ के बीच में, और दो बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए, पॉइंट मास बॉडीज़ होनी चाहिए, उसके बीच में काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये अट्रैक्शन फोर्स होता है और पूरे यूनिवर्स में काम करेगा। ऐसा नहीं कि हमारी अर्थ पे काम करेगा, भाई मार्स ऑर्बिटर नहीं करेगा, वीनस पे नहीं करेगा, सब जगह काम करेगा, स्पेस में भी काम करेगा, बस दो बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इससे अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल समझते हैं, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में क्या लग रहा है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन मतलब यही ग्रेविटेशन फोर्स। कहीं ना कहीं सन जो है सभी प्लैनेट को अपने ग्रेविटेशन फोर्स से बांध के रखे हुआ है, ठीक है। और उस ग्रेविटेशन से वो चक्कर लगा रहे हैं उसके चारों ओर, ठीक है, अपने अपनी ऑर्बिट में लगा रहे हैं, उनको रास्ता दे दिया ऑर्बिट में तो उसको चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। इसके अलावा और थोड़ा सा लो लेते हैं एग्जाम्पल। आप अपने रूम में जाइए, द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन ए टेबल एंड ए चेयर। अब अपने घर में आ जाइए, इन ए रूम, ठीक है बेटे। अब अपने रूम में बैठे हैं और अपने रूम में बैठ करके आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि भाई एक टेबल रखी है, एक चेयर रखी है, ठीक है बेटा, और उसके बीच में आप क्या लगा रहे हैं, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं लगा हुआ है न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटी काम कर रही है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है एक टेबल के बीच में और एक चेयर के बीच में, ठीक है बेटे। ये आप ध्यान रखिए। आप लोग बैठे हो, चेयर पर बैठे हो और दूसरे कोई सी टेबल पर रखी है, बुक रखी है, तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि इसने पूरा ही क्लियर कर दिया कि भाई आप यूनिवर्स में देखें या कहीं पर, यूनिवर्स में अर्थ भी आती है, सरफेस भी आता है, सब कुछ यूनिवर्स में आता है, तो वहाँ पर आप कोई भी दो बॉडी देखोगे तो उसके बीच में क्या काम करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, ये बात निश्चित है, ठीक है बेटे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। चलो, न्यूटन ने जब इसको डिस्कवर किया 1665 में, तो डिस्कवर करने क्या देखा, और देखा कि भाई एक एप्पल जो है ट्री से फॉल डाउन कर रही है, ठीक है। व्हेन ही सो एन एप्पल फॉलिंग डाउन, ठीक है। कोई भी एप्पल क्या कर रही है बेटा, फॉलिंग डाउन एन एप्पल फ्रॉम एप्पल ट्री, या कोई भी बात मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का डिस्कवर करने का एक रीज़न था कि जब वहाँ वो कहीं बैठे थे तो उन्होंने ये देखा कि भाई उनके सामने कोई एप्पल जो उनके सामने गिरी, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर नॉर्मली बात हम कर लेते हैं कि एक एप्पल जो है उनके सामने गिरी, तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हुआ इसको कि वो जो है अर्थ सरफेस पे नीचे आई, ऊपर क्यों नहीं गई या और कहीं क्यों नहीं गई, हवा में क्यों नहीं रुकी, ठीक है। ऐसा बहुत सारे कारण उनके दिमाग में आए होंगे। उनके दिमाग में आया तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अर्थ में क्या होती है, हमारी अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से हमारी अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करती है। इस वजह से वो जो है एप्पल जो है वो सरफेस पर आया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हटा देते हैं, नोट्स आप बना लीजिए अच्छे से, ठीक है, नोट्स आपके बन जाएंगे। चलिए नोट्स आपने बनाए और अब बढ़ते हैं थोड़ा की पॉइंट की तरफ। कुछ बातें जब ग्रेविटेशन का डिस्कवर हो गया तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए की पॉइंट की बात करते हैं। तो इसकी की पॉइंट क्या है, कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा, हाँ कुछ की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट में पहला की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट ये है कि ये बिगेस्ट फोर्स होता है बेटा, है ना। इट इज बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। नेचर मतलब वही बेटा फंडामेंटल, जो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स पाए जाते थे वही हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, ओके।
फोर फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, ऑफ नेचर। ये मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। नेचर में बेटे जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो फोर्स पाए जाते हैं नेचर में 4 पाए जाते हैं, जिनमें से एक ग्रेविटेज फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसे कुछ वहाँ पर हैं, ठीक। न्यूक्लियर वीक भी होता है और स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये आपका हो गया ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। ये बात हमने समझी, ठीक है। चलिए इसका रोल क्या है भाई, ये इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। इम्पोर्टेंट रोल क्या है, कहाँ पर है, वो भी देख लेते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या करता है बेटा, सबसे बढ़िया रोल क्या है, इनिशिएटिंग करता है, इनिशिएटिंग द बर्थ ऑफ स्टार, ठीक है। सबसे बढ़िया रोल इसका है क्या करने में बेटा, इनिशिएटिंग ऑफ बर्थ ऑफ स्टार, यानी स्टार का बर्थ करने में इसकी शुरुआत होती है। और दूसरा और कहाँ अच्छा रोल है इसका, ठीक है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इसका करता है। अभी मैंने स्टार्टिंग का हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, तो ग्रेविटेशन जितना अभी आपको ज़रूरत है वो हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है बेटे। ये मैंने एक और बात मैंने आपको बता दी कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन 2 पॉइंट मास बॉडीज, ठीक है। 2 पॉइंट मास बॉडीज में ही काम करेगा बेटा, और किसी में काम नहीं करेगा। एक बार में जब हमें कैलकुलेशन करना है तो वही करना है, ठीक है। अब समस्या हमारे पास क्या आ रही है, समस्या हमारे पास ये आ रही है कि हमने ग्रेविटेशन तो पढ़ लिया, न्यूटन ने बता दिया कि भाई एवरी बॉडी जो है यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को क्या कर रही है बेटा, अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स से कर रही है। कौन सा फोर्स है बेटा, वो ग्रेविटेशन फोर्स है। और जब ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, तो कितना फोर्स लग रहा है भाई, ये भी पता लगाना पड़ेगा। न्यूटन के सामने ये भी समस्या है, साइंटिस्ट लोग ऐसा तो मानेंगे नहीं। कोई चीज़ अगर आपने बताई है तो उसका कोई लॉजिक होगा, ठीक है, की पॉइंट आपने समझ लिए। तो उसी लॉजिक के लिए न्यूटन के पास चैलेंज है कि भाई अगर हम बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात सही है, ठीक है, तो उसको प्रूव करके दिखाइए कि अगर आपके पास यूनिवर्स में 2 बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए न्यूटन ने एक समाधान बताया, सॉल्यूशन बताया। इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। चलिए तो अब मेन पार्ट पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ध्यान समझिएगा, एकदम बहुत अच्छे समझिएगा, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की शुरुआत में आपने समझा सब कुछ और आगे समझ रहे हैं बेटा हम, आप समझिए, ठीक है। ये तो आपको पता है कि भाई न्यूटन ने दिया, इट इज गिवन बाय न्यूटन बाबा, ठीक है, न्यूटन बाबा। अब कब दिया बेटा, 1687। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी उस टाइम, तो उस बुक में उन्होंने ये लिखा था, पूरी अच्छे से डिटेल में बताया उन्होंने उस बुक में, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट क्या है इनकी, स्टेटमेंट जान लेते हैं बेटा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं कि भाई नोट्स भी तैयार हो जाए आपके, ठीक है। 11th क्लास के हमारे बच्चे जो हैं वो नोट्स भी तैयार कर लें। तो स्टेटमेंट उन्होंने क्या लिखी उसके बारे में कि यूनिवर्सल लॉ जो होता है 2 बॉडीज़ के बीच में क्या होता है। सबसे पहले इन दिस यूनिवर्स, है ना, स्टेटमेंट क्या बताया उन्होंने, इन दिस यूनिवर्स, वही स्टेटमेंट से काम करेंगे, इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स, ठीक है, टू अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज, यानी उन्होंने बताया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स से, और फोर्स क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ठीक है बेटे, आपके लिए देखो थ्योरी लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे तैयार हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्योरी बहुत अच्छे से काम करिए। देखो ओनली समझना अलग बात होती है बेटा, है ना। आप लोग पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार पढ़ना है, तो नोट्स भी आपके तैयार हो जाए ताकि रिवीजन में आपको समस्या ना रहे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ बॉडीज, जो हमने दो बॉडीज लिए हैं। ठीक है, and it is inversely proportional to the square of distance between them, यानी दो बॉडीज़ के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर हमें करना है। ये रही हम आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब मैंने बताया कि मैंने क्या चीज़ रिसर्च किया है। न्यूटन ने बता दिया कि भाई दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ के क्या लेंगे बेटा, मास लेंगे, और मास का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स की, जितना फोर्स लग रहा है। और उसके बाद हम बात करें आगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो दो बॉडीज हमने ली है उसका मास m1 m2 मानते हैं, तो उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। ये रही आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिख लीजिए, मैं हटा देता हूँ और पढ़ते हैं अब इसके एक्सप्रेशन या लॉ पर तैयार करते हैं और देखते हैं लॉ कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत ध्यान से लॉ को समझिए, अच्छे समझिए लॉ को बेटा, है ना। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई और अब हम बढ़ते हैं लॉ की तरफ। पूरा लॉ तैयार करते हैं, एक्सप्रेशन तैयार करते हैं बेटा, है ना। पूरा फॉर्मूला तैयार करते हैं, फॉर्मूला एक्सप्रेशन कुछ भी बोल लीजिए बेटा, या प्रूफ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूटन ने क्या बताया, सबसे पहले कंसीडर टू बॉडीज, 2 पॉइंट मास बॉडीज, 2 पॉइंट मास बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, अब डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने क्या बताया कि दो बेटे बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ हमने ली, जिसका नाम, एक का नाम बेटा A है और एक का नाम मान लेते हैं B। ऐसे मास बेटा m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। दो बॉडीज आपने मान ली और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है। ठीक है, स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r। ठीक है, एक बॉडी A है, A स्थान पर रखी है, और एक बॉडी B स्थान पर रखी है। दोनों में मास, एक में m1 है और एक में m2, दोनों का मास बता दिया। ऑफ मासेस m1 एंड m2 and separated by distance r से ये हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ, तो नाउ क्या होगा, हमने पढ़ा कि ये फोर्स जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज A एंड B, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ये यहाँ पे आ गया। पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी बताई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। दो इक्वेशन होगी, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से फोर्स तो सेम ही है, एक ही फोर्स है, तो इनको हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो ये कुछ लॉ आपका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, जब भी हम बेटा प्रोपोर्शनल हटाते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से, तो प्रोपोर्शनल में होगा नहीं सॉल्यूशन, तो हम लगा देंगे एक g, एक कांस्टेंट लगा देंगे, m1 m2 हो गया बेटा, और यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। अब बात आती है कि g क्या चीज़ है, कि g जो है यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है बेटे। क्या है, कांस्टेंट, और जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम न्यूटन बाबा ने क्या रखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये नाम रखा। अब देखो बेटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, जब कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, यही अब हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी। इसकी वैल्यू है 6.67
हालांकि 6 से चलता है 6.67 10 की पावर -11, ठीक है बेटे। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, पर केजी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इस जी के बारे में, डिटेल में समझते हैं कि इसमें एक और चीज़ हम पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ क्या पढ़ सकते, लिख लीजिए, इस रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं आप, या रोक के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटे। पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से। अब देखिए, यदि हम केस लगा देते हैं इसमें, थोड़ा सा एक कंडीशन मानते हैं कि यदि हम m1 और बेटे m2 दोनों के मास इक्वल हो जाएं और 1 kg हो जाए, कितना हो जाए बेटा 1 kg, और डिस्टेंस आपका 1 मीटर हो जाए, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है बेटा, और r भी 1 है, तो सब कुछ 1 तो क्या हो गया, ये F G के बराबर आ गया। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके बीच में हम लगा रहे हैं, एक एग्जांपल देखिए बात की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लगा रहे हैं, वो किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल हो गया। इसलिए इस जी को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस तरह से यहाँ इस बात का प्रूफ न्यूटन ने दे दिया, ठीक है। अब स्पेशल जी के बारे में बात करते हैं, ये लॉ में और चीज़ हम क्या ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ में क्या देखते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट और डायमेंशन आपको कैसे निकालनी है बेटा, ऑफ जी, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। जी के कैसे निकालेंगे, ये हमें बस सीखना है, आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यूनिट निकालना और ये सब निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आपने पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटे क्या हो जाएगा, f r स्क्वायर हो जाएगा, और जी m1 और m2 हो जाएगा। इसको डिवाइड में कर देंगे तो f r स्क्वायर हो गया और m1 m2 हो गया, और डिवाइड में g आ गया, मतलब डिवाइड नहीं यहाँ पे आ गया, ये लोग डिवाइड में आ गए। तो देयर एग्जिस्ट जी इक्वल हमने निकाल लिया f r स्क्वायर और m1 और m2, ठीक है बेटे, ये निकाल लिया हमने। हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसका सिंबल n है, और r फॉर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। m1 m2 क्या है, m1 मतलब मास है, ये भी kg में होगा, ये भी kg में होगा। तो आपने यूनिट समझ में आ गया कि न्यूटन इंटू मीटर, और kg कितना हो गया, kg स्क्वायर, तो पर kg स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई आपकी, ठीक है। यूनिट निकालना समझ में आया बहुत ही अच्छे से, ठीक बेटे, यूनिट। अब देखो ये MKS में है, आप CGS में बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। न्यूटन का डायन हो जाएगा। अगर आप इसको CGS में चेंज करना चाहते हो, CGS में, तो न्यूटन का बेटा क्या हो गया, डायन हो गया, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में kg कितना हो जाएगा बेटा, ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बेटे। फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और मास m1 और m2। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2, इतना तो हम जब करते हैं फर्स्ट चैप्टर तो समझ में आ जाता है हम लोगों को, ठीक है। डिस्टेंस को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, l स्क्वायर हो गया। m1 आपके पास kg है, तो ये kg हो गया, मास का kg, और इसका भी बेटा kg हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब आराम से निकल के आगे, kg को किससे दिखाते हैं, मास को m से डायमेंशन, इससे कट गया, और एक आपका ऊपर आ गया m इनवर्स हो गया, l 2 और 1 3 हो गया बेटा, t-2 हो गया, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, डायमेंशन फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो आपने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है, और ग्रेविटेशन के बाद बेटा हमने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, और जी की यूनिट वगैरह हमने सबने देख ली। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है बेटा, देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, आपसे बात करेंगे कुछ एक और